स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की क्लास नंबर 3। देखिए, आज इस क्लास में हम बात करेंगे ऑर्डर और अनऑर्डर बेसिस के बारे में। देखिए, स्टैंडर्ड बेसिस जो वेक्टर स्पेस की होती है, जैसे मान लीजिए वेक्टर स्पेस है R² ओवर R, तो इसमें कितने टपल्स हैं? दो टपल। तो इसमें स्टैंडर्ड बेसिस होता है 1 0 0 1। इसी तरीके से अगर R³ R हो तो इसमें स्टैंडर्ड बेस होते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, जिसको हम E1 E2 E3 बोलते हैं। इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। इसी तरीके से मान लो R की पावर NR हो तो इसमें स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1 0 0 से लेकर 1 0 0 0 1 0, मतलब इसमें क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे 1 आ जाएगा और इसमें लास्ट वाली n पोजीशन पे 1 आ जाएगा। तो इसमें कितने स्टैंडर्ड बेसिस हैं? n स्टैंडर्ड बेसिस। नेक्स्ट है, मान लीजिए अगर वेक्टर स्पेस पोलिनोमियल रिंग हो, देन स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है पोलिनोमियल रिंग की? 1x² से लेकर x की पावर n होती है। इसी तरीके से अगर वेक्टर स्पेस M ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स हो तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है आइडेंटिटी वाली। देखिए 1 फर्स्ट जगह पे, बाकी सभी 0 n क्रॉस n तक। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन पे 1, बाकी सारे 0। ऐसे करते करते लास्ट वाली पोजीशन पे 1, बाकी सारे 0 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट, मान लीजिए V बराबर है R³ ओवर R, एक वेक्टर स्पेस है। मान लीजिए B1 हमें दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। B2 हमें दे रखा है 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ऐसे ही B3 दे रखा है 0 1 0 1 0 0 0 0 1। इस तरीके से हमें ये सारी बेसिस दे रखी है। अब मुझे ये बताइए, ये सभी देखिए, सबसे पहले क्या आता है? E1 1 0 0, फिर आता है 0 1 0, फिर आता है 0 0 1। तो हमने सभी में देखा कि ये है तो वही स्टैंडर्ड बेसिस, लेकिन इनको इधर उधर लिखा हुआ है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए इनको बोलेंगे अनऑर्डर्ड बेसिस, क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ऑर्डर बेसिस में सारी डिफरेंट पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है, इसलिए इनको अनऑर्डर्ड बेसिस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर स्पेस। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ, जो वेक्टर स्पेस में जो स्केलर्स होते हैं ना, ABC, वो निकालना होता है हमें कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर। देखिए, जैसे VF एक वेक्टर स्पेस है जिसमें फाइनाइट डायमेंशन, मान लीजिए VF में की डायमेंशन कितनी है? n, और B बराबर बेसिस उसमें कितने हैं? U1 से लेकर UN। तो हम n बेसिस है तो n स्केलर आते हैं, n स्केलर की वैल्यू को निकालने को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं UB। देखिए, n बेसिस है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मैंने इसको, तो A1 से लेकर जो AN कोऑर्डिनेट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बेसिस। आगे देखिए, मान लीजिए अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, U = 2 5 4 है, B बराबर है 1 1 1 1 0 0 0 1 0। एक ऑर्डर बेसिस है। देखिए, ऑर्डर बेसिस है मान लो V की, देन व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू B बताना है। तो कोऑर्डिनेट बताना है। देखो, U को क्या लिख सकती हूँ मैं? A ऑफ E1 हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस के साथ देखेंगे, B ऑफ E2 प्लस में E ऑफ E3। अब देखिए, E1 हमें 1 1 दे रखा है, B इसमें स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, अदर बेसिस है। E2 हमें दे रखा है, C E3 दे रखा है। अब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करूँगी, A के कोफिशिएंट क्या है? A। देखिए, गुना करूँगी तो A फिर B 0 0। देखिए, इसको एक बार मैं सोल्व कर देती हूँ। देखो, अगर मैं A से गुना करती हूँ तो क्या आएगा? A। इधर B से गुना करूँगी तो B 0 0, C से गुना करते ही 0 C 0। अब हम फर्स्ट को जोड़ेंगे, A + B + 0 बराबर क्या है? 2। ऐसे अगला जोड़ो, A + 0 + C बराबर क्या है? 5। और अगला A + 0 + 0 बराबर क्या है? 4। तो A की वैल्यू 4 आ गई। A की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करते ही C की वैल्यू क्या आएगी? 1। A की वैल्यू 4 पुट करते ही B की वैल्यू क्या आएगी? -2। इसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ABC आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है काउंटिंग ऑफ बेसिस। देखिए, बेसिस को काउंट कैसे करते हैं? मान लीजिए VF एक वेक्टर स्पेस है और डायमेंशन ऑफ VF क्या है? n। कार्डिनलिटी ऑफ F, देखिए फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होती है? P की पावर K होती है, जब P क्या होता है? प्राइम नंबर। तो अब B को U1 से लेकर UN मान लो इसकी बेसिस है, और हमें पता है इसके लिए n स्केलर चाहिए, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया। तो यहाँ से ये भी हमें पता है VF की कार्डिनलिटी क्या होती है? P की पावर NK होती है। तो अब आपके लिए ये वाला रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये काम आएगा। अगर डायमेंशन ऑफ VF n है और वेक्टर जो फील्ड है उसकी कार्डिनलिटी होती है P की पावर A, और वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड की कार्डिनलिटी होती है P की पावर NK। अब मान लीजिए आपको बेसिस काउंट करने हैं। देखिए, मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ डायरेक्ट, और आपको ये याद भी रखना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस,
ऑर्डर बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, पी की पावर एन के -1, मतलब जो कार्डिनलिटी है वी एफ की उसकी पावर -1, फिर पी की पावर के, फिर पी की पावर 2k, कब तक करेंगे, n-1 इंटू के तक। और अगर अनऑर्डर बेसिस निकालनी हो तो नीचे n के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। सेम ऑर्डर बेसिस को हम किससे भाग कर देंगे, n फैक्टोरियल से। याद रखना पहले हम ऑर्डर बेसिस निकालेंगे, कैसे, p की पावर n के -1, p की पावर n के माइनस पी की के, p की पावर n के माइनस पी की 2k, p की पावर n के माइनस पी 3k से लेकर p की पावर n-1 k तक। और ऑर्डर बेसिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आगे हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ सब स्पेस। सब स्पेस को हम कैसे काउंट करते हैं, देखिए मान लीजिए वी एफ एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसकी डायमेंशन कितनी है n, इसका मतलब इसमें n बेसिस है। और f की कार्डिनलिटी हमें पता है p की पावर k होती है, और v वेक्टर स्पेस ओवर f की कार्डिनलिटी क्या होती है, p की पावर n k। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ v कंटेनिंग लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट v1 में होगा p की पावर n के -1, ऐसे करते करते आ जाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला ऐसे vr तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए नंबर ऑफ सब स्पेस को काउंट करने का भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। देखिए नंबर ऑफ सब स्पेसेज, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, इसी को हम डायरेक्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट या सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग आर, अगर उसमें देखो आर क्या है यहाँ पे, लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने हैं वो देखेंगे। आर क्या है यहाँ पे, लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने ऑर्डर बेसिस निकाली थी उसी तरीके से, पी की पावर एन के -1, पी की पावर एन के माइनस पी की पावर के। देखो ये सारा सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे आर तक करना है हमें इसको, उसमें n-1 तक करना था, यहाँ पे आर तक करना है, r-1k। उसमें नीचे n का फैक्टोरियल होता था अनऑर्डर बेसिस निकालने के लिए, इसमें r का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये काउंट हो जाएगा नंबर ऑफ सब स्पेस, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सब स्पेस, ठीक है, वी एफ के। तो काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, p की पावर n के -1, p की पावर n के माइनस p की पावर k, p की पावर n के माइनस p की पावर 2k, p की पावर n के माइनस p की पावर r-1 इंटू k डिवाइड में r का फैक्टोरियल। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। देखिए जैसे हमारा एक क्वेश्चन भी है, मान लीजिए वेक्टर f, मतलब f की कार्डिनलिटी क्या है, 2 की पावर 3, डायमेंशन ऑफ v क्या है 3। तो ये क्या होता है भाई n, नंबर ऑफ वेक्टर्स बताने हैं v में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वेक्टर कितने होंगे जो जितनी उसकी कार्डिनलिटी होगी, है ना। तो वी एफ की कार्डिनलिटी क्या होता है, p की पावर n के, क्या कार्डिनलिटी होती है भाई, p की पावर n के। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे p की पावर n के। यहाँ पे p क्या है ये, देखिए p यहाँ पे क्या है 2, तो p की पावर n भी 3 है और k भी कितना है 3, तो 3 × 3, तो 2 की पावर n मतलब 512 आ जाएगा। ओके, अब हमें बता दें नंबर ऑफ बेसिस इन v, या अनऑर्डर बेसिस बतानी है। तो अनऑर्डर बेसिस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ बेसिस इन वी या अनऑर्डर बेसिस बतानी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, p की पावर n के -1, p की पावर n के माइनस p की पावर k, n-1 इंटू k डिवाइड में r का फैक्टोरियल। तो इसमें r कितनी है, इसमें 3 डिवाइड में n का फैक्टोरियल, सॉरी r नहीं था इसमें, क्या था, n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n यहाँ पे 3 था हमने देखा था, तो डिवाइड में n का फैक्टोरियल, ये हम सोल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर बेसिस। नंबर ऑफ ऑर्डर बेसिस में 3 का फैक्टोरियल नहीं आएगा, सिर्फ यही नंबर आएंगे। और नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट विद कार्डिनलिटी 2, जिसकी कार्डिनलिटी 2 है तो इसको हम 2 तक लेंगे, और डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। याद रखना इसमें हम 2 तक ही लेंगे, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n बोल रही हूँ 9 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट, अगर हमें बताना है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी बताना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और प्लस 1 कर देंगे। आगे नंबर ऑफ सबस्पेस बताने हैं डायमेंशन 2 के, तो हम क्या करेंगे 2 तक ही लेंगे। देखो नंबर ऑफ सबस्पेस बताने हैं डायमेंशन 2 के, तो सबस्पेस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, p की पावर n के -1, p की पावर n के माइनस p की पावर k डिवाइड में p की पावर r के -1, p की पावर r के माइनस p की k, p की पावर r के माइनस p की पावर r-1 इंटू k। अगर डायमेंशन 2 है तो आप 2 तक ही लेंगे, ओनली फर्स्ट 2 टर्म लेंगे। अगर डायमेंशन 1 है तो ओनली 1 टर्म लेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद भी रखना है और अप्लाई भी करना है। नेक्स्ट देखिए हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मान लीजिए एक सेट है, मैट्रिक्स वास्तव में होती क्या है, देखो n नंबर लिखते हैं हम उनको और कैसे अरेंज कर देते हैं उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स।
देखिए नेक्स्ट एलिमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें पता है ये क्या होती है रो और ये क्या होता है कॉलम। आगे देखिए ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n, m/n बोलते हैं ना उसको। अब देखिए जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से अगर s बराबर है a बिलोंग्स टू ए आई जे 3/3, ए आई जे बराबर क्या है 0 या 1, और ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, मतलब हमें एलिमेंट या तो 0 लेने हैं या 1 लेने हैं, ठीक है। तो हमें s की क्या बतानी है, कार्डिनलिटी बतानी है। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, और हमें एलिमेंट क्या चूज करने हैं, ओनली या तो 0 लेंगे या 1, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, देखिए 2 की पावर 9, ओके डायरेक्ट कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट इफ़ s बराबर है a बिलोंग्स टू ए आई जे 4x4, मतलब इसमें कितने एलिमेंट आएंगे टोटल 16, और किस तरीके से है कि ए आई जे बराबर क्या है 0, और ए आई जे का जो सम है वो कितना है 1, तो हमें s की कार्डिनलिटी बतानी है। देखिए हमें पता है इसमें 4 चौक 16 एलिमेंट होंगे। अब ए आई जे बराबर क्या दे रखा है 0, और समीशन हमें कितना दे रखा है 1, तो इसमें समीशन क्या दे रखा है j इक्वल टू 1 से लेकर 4, ए आई जे बराबर क्या है 1, तो जे को हमें 1 से 4 पुट करना है, तो a11 a12 a13 a14, मतलब रो फर्स्ट का टर्म का सम कितना है 1, ऐसे ही अगले का 1, R3 का भी 1 और R4 का भी 1। अब देखो 4 टर्म्स का जोड़ 1 कब होता है, जब एक तो 1 हो बाकी क्या हो तीनों 0 हो, तो इसका मतलब 4 में से एक सिलेक्ट करना है मुझे। 4c1 मल्टीप्लाई बाकी 1 1 है, फिक्स है 0 0 है, तो 1 1 मल्टीप्लाई 4c1 बाकी भी 1 1 है। इस तरीके से मैं 4 बार करूँगी। 4c1 क्या होता है अपना 4 होता है, क्या होता है 4, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा 256 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़िए, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहली बात वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली डायगोनल एलिमेंट पे ही वैल्यू होती है, बाकी सारे क्या होते हैं 0, मतलब ए आई जे तो 0 होगा जब आई और जे डिफरेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0। और स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं सेम। अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी को पता है, डायगोनल एलिमेंट पे 1 1 हो जाएंगे, बाकी सारे 0। सम बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमें पता है ऑर्डर सेम होता है तो एडिशन हो जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स पता है एलिमेंट इक्वल होंगे। आगे देखिए भाई ए एंड बी आप स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की है तो बोथ ए बी एंड बी ए को हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ए बी और बी ए हम निकाल सकते हैं। आगे ए बी बराबर बी ए हो ये जरूरी नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है। आगे ये प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स 0 है तो जरूरी नहीं है कि एक मैट्रिक्स उनमें से 0 हो, नॉन 0 भी हो सकती है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा रिजल्ट, देखिए नेक्स्ट हमें दे रखा ए के ट्रांसपोज को हम ए डैश से या ए के ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो ए के ट्रांसपोज में क्या आएगा ए आई जे तो एज इट इज, इसमें एम क्रॉस एन की जगह रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगी, तो एन आगे एम पीछे। आगे ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टी है, ए प्लस माइनस का प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। के ए का ट्रांसपोज क्या होता है, देखो के स्केलर क्वांटिटी है तो उसका ट्रांसपोज तो होगा नहीं, सिर्फ ए का ट्रांसपोज होगा। ए बी का ट्रांसपोज डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ऐसे ही ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ए हो जाता है। नेक्स्ट कंजुगेट, देखिए कंजुगेट किस में लगता है, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे मान लो जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है, कंजुगेट लगाएंगे तो आइटा वाले के निशान चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स दे रखिए 2 + 3 आइटा 5 और 4, अब मुझे उसका कंजुगेट निकालना है तो आइटा वाले पे निशान चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, बाकी सारा सेम। आगे कंजुगेट ट्रांसपोज को ए थीटा या ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है कंजुगेट का ट्रांसपोज या पहले ट्रांसपोज फिर कंजुगेट, एक ही बात होती है। आगे अब देखिए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम कंजुगेट ट्रांसपोज की, अल्फा ए प्लस में बीटा बी स्टार का मतलब कंजुगेट बराबर होता है, देखो अल्फा का तो कंजुगेट कर देंगे और ए स्टार का मतलब ए थीटा मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज, प्लस में बीटा का भी कंजुगेट और बी स्टार का मतलब बी का कंजुगेट ट्रांसपोज। आगे ए बी का कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, बी का कंजुगेट ट्रांसपोज फिर ए का कंजुगेट ट्रांसपोज। आगे डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा और डिटरमिनेंट ऑफ ए कंजुगेट क्या होता है इक्वल, याद रखना कंजुगेट का डिटरमिनेंट निकालो या कंजुगेट ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, एक ही बात है। हाँ जी, आगे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के उसका कंजुगेट हाँ सेम होता है। आगे ट्रेस ऑफ ए स्टार और ट्रेस ऑफ ए का कंजुगेट क्या बराबर होते हैं इक्वल। आगे
ए थीटा का इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स थीटा सेम है, इन्वर्स का निकालते हैं जो मैट्रिक्स में। आगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेट ए बी n बाई n मैट्रिक्स है, देन इस ट्रेस डिनोटेड बाय ट्रेस ए या ट्रेस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट जैसे A11 A22 से लेकर ANN जुड़ जाते हैं। आगे ट्रेस ए का और ट्रेस ए के ट्रांसपोज का सेम होता है, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी सेम होता है, ठीक है, याद रखना। ट्रेस ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ बी ए, दोनों बराबर होते हैं। ट्रेस ऑफ ए बी निकालो या ट्रेस ऑफ बी ए निकालो, सेम बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। आगे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस में ट्रेस ऑफ बी, मतलब हमें ए प्लस बी का ट्रेस निकालना हो तो हम क्या करें, ए के ट्रेस की वैल्यू पता हो तुम्हें, बी के ट्रेस की वैल्यू पता हो, उन सबको जोड़ दीजिए। आगे ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज ए या ट्रेस ऑफ ए और ए का ट्रांसपोज बराबर होता है, याद रखना है। ट्रेस में कॉम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा। और ट्रेस ऑफ ए बी सी को हम ट्रेस ऑफ बी सी ए निकालो या ट्रेस ऑफ ए सी ए बी निकालो, एक ही बात होती है, लेकिन वो साइक्लिक ऑर्डर में चलने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, मान लीजिए ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, ट्रेस निकालना में ए बी स्क्वायर ए, देखो ऑर्डर बनाओ, ए बी बी ए से बी की तरफ गए, बी से बी की तरफ गए, फिर बी से ए की तरफ, ए से ए की तरफ, तो ऐसे ये सारे ट्रेस बराबर होंगे। देखो ए बी ए, या बी से देखो ए बी, मतलब बी ए स्क्वायर बी हो गया, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ही बात होगा, सभी का ट्रेस क्या होगा, इक्वल। या डायरेक्ट हम ए बी का ट्रेस ऑफ ए बी निकाल के उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी n बाई n मैट्रिक्स है वेयर ए बराबर है ए आई जे, देन ट्रेस ऑफ ए स्टार बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। ट्रेस ऑफ हमें क्या दे रखा है, ए स्टार बराबर क्या दे रखा है, 0, देन ए मैट्रिक्स जो है वो 0 मैट्रिक्स होगी। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने n को मान लिया 2, ठीक है, तो अब ए में कितने होंगे, 4 एलिमेंट, A11 A12 A21 और A22। अब ए थीटा निकालना है तो हमें कॉन्जुगेट का क्या कर लेंगे भाई, ट्रांसपोज। तो हमें पता है इसका ट्रांसपोज करा A11 A12, ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट कर दिया। अब हमें ट्रेस निकालना है ए गुना में ए के ट्रांसपोज का, तो हम जानते हैं ए गुना में ए का ट्रांसपोज, देखिए हम कर रहे हैं, ए गुना में ए स्टार निकालिए पहले, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ए देखिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ये क्या आएगा A11, क्या आएगा ये A11 और A11 और A11 कॉन्जुगेट प्लस में, देखिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रही हूँ, A12 और A21 और A21 का दिस वन। इसी तरीके से इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे। तो आप कैसे याद रखोगे इसको याद करने का क्या तरीका है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, सभी का जोड़ किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है। आपको याद रखना है, इसलिए क्या रखना है, सभी का जोड़ 0 के इक्वल है। याद रखना जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा ट्रेस निकालने में। जब ए स्टार का मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी जो एलिमेंट होते हैं उनका स्क्वायर का जोड़ हो जाएगा। अब 4 का जोड़ 0 है, इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे, 0, सारे के सारे 0 है, इसका मतलब ए में वैल्यू पुट करेंगे सबकी वैल्यू, तो ए क्या बन गई, 0 मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है ट्रेस ऑफ ए कॉन्जुगेट ग्रेटर देन इक्वल टू एन स्क्वायर देन ए आई जे सच दैट ए आई जे का जो मॉडुलस है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1। वही एन की जगह मैंने 2 पुट करा था, है ना, तो एन की जगह 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4। तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए स्टार किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, 4 से। अब हमने ट्रेस निकाला था अभी, ट्रेस क्या आया था, डायगोनल एलिमेंट 2 के लिए, A11 का स्क्वायर, A12 का स्क्वायर, A21 का स्क्वायर और A22 का स्क्वायर, हमने देखा था मॉडुलस का ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मुझे बताइए अगर सबकी वैल्यू 1 1 होगी तभी ये 4 से इक्वल और 4 के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू है, क्योंकि सारे एलिमेंट 1 होंगे या उससे क्या होंगे, बड़े, ठीक है, तो ये रिजल्ट भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर, कब, हाँ उसी तरीके से सारे अगर 1 से छोटे होंगे तो वो लेस देन आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेस ऑफ ए स्टार बराबर क्या है, एन स्क्वायर देन सच डैट ए आई जे कितना है, 1। देखिए मान लीजिए हमें पता है ये ट्रेस ए स्टार क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है सभी का। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। मान लीजिए पहला 4 हो, A11 क्या हो, 4, बाकी सारे 0 0 तो भी तो 4 जोड़ आ सकता है, तो जरूरी थोड़ा ना वो 1 के बराबर हो, इससे वो फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए S बराबर है ए आई जे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए स्टार बराबर दिस वन दे रखा है, देन हमें S की कार्डिनलिटी S बताना है कि क्या होगा। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, S में 9 एलिमेंट,
तो ए स्टार हमें दे रखा है 0 0 1 0 0 दिस वन। तो अब ट्रेस ऑफ हम निकालेंगे, जैसे ए स्टार हमें पता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वो क्या है 0। इसका मतलब ए मैट्रिक्स क्या हो गई 0 0 हो गई, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हो गए उसके 0, क्योंकि ये 0 है। तो ए बराबर क्या हो गया हमारे पास 0। देयरफॉर ए बिलोंग नहीं करेगा एस में। ए बराबर ए आई जे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दे रखी है। इसका मतलब एस बराबर 5 क्या है एम्प्टी सेट, ये क्या होगा एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें देखिए इस टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट के ऊपर नीचे वाले सारे क्या होते हैं 0 और ऊपर वाले क्या होते हैं नॉन 0, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए अब हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री इन ए, नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो एंट्री इन ए सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है उसका n। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, नॉन ट्रिवियल एंट्री का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसको हमें याद रखना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर नंबर नॉन जीरो एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ओके, हाउ मैनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विच सेटिस्फाई a की पावर 5 बराबर है a का स्क्वायर। तो हमें बताना है ऐसी कितनी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। देखिए भाई, अब इसने क्या करा है, जैसे a का स्क्वायर दे रखा है हमें, डायगोनल मैट्रिक्स निकाली। जैसे मान लीजिए ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जिसपे डायगोनल पे एलिमेंट ओनली, मैंने ए माना, जैसे 2 मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर की ले ली इसने n बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या बनेगा भाई, हमारे 2 ऑर्डर की A11 डायगोनल एलिमेंट पे होंगे, A11 A22, बाकी सारी क्या है 0। ए का स्क्वायर निकालने के लिए हम a गुना में a करेंगे। अब रो बाय कॉलम गुना किया तो A11 का स्क्वायर और यहाँ पे 0, देखो रो बाय कॉलम गुना करने पर ये A22 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 5 करेंगे तो ये 5 5 आ जाएंगे। आगे अब डायगोनल बताने हैं A1, अब इसने क्या कर रखा है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब इक्वल कब होते हैं मैट्रिक्स, जब इनके एलिमेंट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं इक्वल, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या है इक्वल। तो इसका मतलब ai की पावर 5 बराबर है ai का स्क्वायर, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो गया। अब दोनों में ai का स्क्वायर क्या आ गया भाई कॉमन, तो यहाँ पे बचा ai की क्यूब -1। तो इसका मतलब ai स्क्वायर बराबर 0 या ये 1 के बराबर है। 1 के बराबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। एक एलिमेंट की वैल्यू यहाँ से आ गई, 3 यहाँ से आ गए, तो कितने हो गए टोटल 4 एलिमेंट हो गए। तो अब देखो A11 के पास चूज करने के लिए कितनी कंडीशन है 4 एलिमेंट, ऐसे ही A22 के पास भी 4 है, ऐसे करते करते ANN के पास भी 4 है, तो 4 की पावर n आंसर हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे 4 की पावर n। एक और बात याद रखना, अगर फील्ड रियल नंबर है, अगर फील्ड क्या है रियल नंबर, तो 4 की पावर n ना होकर उसका आंसर रहेगा 2 की पावर n। कितना होगा भाई 2 की पावर n। ओके, क्योंकि ai के पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं होंगे, या तो 0 और 1, सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए वो λ1 से λn है, तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स से एलिमेंट्स को, तो वो सारे लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए मतलब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे डायगोनल एलिमेंट। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे λ1 है तो हम कॉलम वाइज देख लेते हैं, जैसे λ1 λ2 λ3, ऐसे ही λ1 λ2 λ3, तो कॉलम वाइज ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी एलिमेंट के साथ। पोस्ट करेंगे तो पोस्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोस्ट करेंगे तो पोस्ट से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो सभी एलिमेंट के साथ वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई में फ़र्क है, पोस्ट मल्टीप्लाई में इस हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, जैसे λ1 λ2 λ3, ठीक है, λ1 λ2 λ3। और जब प्री मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो प्री मल्टीप्लाई में कॉलम वाइज आ रहा था, और पोस्ट मल्टीप्लाई में कैसा आ रहा था रो वाइज। तो हम लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, इन पोस्ट मल्टीप्लाई रो वाइज क्या आ रहा है, रो वाइज आ रहे हैं λ1 λ2 और λ3, ठीक है, रो वाइज आ रहे हैं। और इन प्री मल्टीप्लाई में, इन प्री मल्टीप्लाई के अंदर कैसे आ रहे हैं कॉलम वाइज आ रहे हैं, क्या λ1 λ2 और λ3। ओके, नेक्स्ट देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। अगर a का स्क्वायर बराबर a आ जाए तो उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और a देखिए a की, देखो a की क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर गुना में a स्क्वायर की वैल्यू a है, तो a गुना में a अगेन a स्क्वायर बराबर a। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे, तो a की पावर n बराबर a कब आएगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2। अगला
क्वेश्चन है देखो, इफ़ ए की पावर के बराबर ए की है देन दिस इंप्लाइज ए आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है या नहीं, हमें बताना है। देखिए मान लीजिए ए को मैंने ले लिया -1 0 0 -1 ले लिया। अब ए का स्क्वायर निकाला मैंने -1 0 0 -1। अब मैंने देखा जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करूँगी। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब -1 को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0 तो ये 0 आएगा। अगला 0 को -1 से गुना किया 0, -1 को 0 से गुना किया 0, 0 को 0 से गुना किया 0 और माइनस माइनस +1 तो हमने देखा इसका आंसर आया 1 0 0 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 आ गई, I2 आई है। तो ये क्या नहीं आया, ए नहीं आया, इसका मतलब ये आइडेम्पोर्टेंट नहीं होगा। याद रखना है इस रिजल्ट को, अगर ए की पावर के बराबर ए हो तो वो आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स नहीं होती। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बताना ऑर्डर n की जो कि आइडेम्पोर्टेंट है वो कितनी होगी। देखिए हमें डायगोनल आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का पता है, हमें ए स्क्वायर बराबर क्या होता है ए, तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स बतानी है इस तरह की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट हो, या पे स्क्वायर वाले लिख लो डायगोनल, A11 का स्क्वायर A22 का स्क्वायर से लेकर ANN का स्क्वायर, और इसमें डायगोनल वाले लिख लो ओनली, डायगोनल ऑफ A11 A22 से लेकर ANN। इसका मतलब AII का स्क्वायर बराबर क्या है, AII, इसको इधर ले जाएंगे माइनस, AII कॉमन, तो AII -1, तो यहाँ पे एलिमेंट पे या तो 0 है या 1 है, तो 2 एलिमेंट है, तो हर के पास 2 एलिमेंट है, तो 2 2 2, तो 2 की पावर n आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n जो कि आइडेम्पोर्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 की पावर n। नेक्स्ट हमारा इफ़ बी इज आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ए बराबर है I - B, वो आइडेम्पोर्टेंट होगी या नहीं। देखिए बी आइडेम्पोर्टेंट है तो बी का स्क्वायर बराबर क्या है बी, और ए का स्क्वायर बराबर ए होगा तो आइडेम्पोर्टेंट होगी, वरना वो आइडेम्पोर्टेंट नहीं होगी। कैसे, देखिए I - B का स्क्वायर बराबर I - B हो जाए तो वो आइडेम्पोर्टेंट कहलाएगी। अब देखो I - B गुना में I - B, I को I से गुना किया I का स्क्वायर, I को -B से गुना किया -BI दिस वन, और B का स्क्वायर क्या होता है B, ठीक है। B को I से गुना करेंगे या I को B से गुना करेंगे B आएगा, तो B और B 2B, और I का स्क्वायर I स्क्वायर ही है, प्लस में B का स्क्वायर है ये, और B का स्क्वायर B होता है, तो यहाँ से देखिए 2B में से एक भी गया तो -KB बराबर I - B, दोनों बराबर आ गए ना। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगी ये, लेकिन ये ए स्क्वायर बराबर ए पे तो डिपेंड करा ही नहीं है ना। हाँ वही है, सॉरी ए स्क्वायर बराबर ए हो, मतलब इसको ए बोल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्लास नंबर 14, मतलब हम क्लास कर रहे हैं आगे। देखिए मैं एक क्लास में मेरी लिखी हुई 5 क्लास करवा रही हूँ आपको। देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट कब बोलते हैं, अगर ए की पावर के बराबर 0, मतलब ऐसा नंबर, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर जिसके लिए ए की पावर के करते ही उसकी 0 मैट्रिक्स बन जाए, लेकिन ए की पावर के +1 नॉन 0 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें ए की इंडेक्स जो है, जो ये पावर है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, ठीक है। और के को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। आगे ए की पावर के बराबर 0 है तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा 0, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 0। अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो कितना होगा भाई 0, ये हमें याद रखना है। अगर ए की पावर के बराबर 0 है तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा 0। नेक्स्ट हमारा ए की पावर के का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो ए का डिटरमिनेंट भी क्या होगा 0। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रखना निलपोटेंट मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सिंगुलर मैट्रिक्स एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, हर सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी एक निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होती, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए ए और बी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन ए + बी जरूरी नहीं है कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो, ठीक है। आगे ए और बी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, देन इस प्रोडक्ट इज ऑल्सो निलपोटेंट मैट्रिक्स, याद रखना ए और बी अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। इस प्रोवाइड क्या किया जाएगा, ए और बी को म्यूट करना चाहिए, मतलब ए बी बराबर क्या होना चाहिए बी ए के, तब वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए बी बराबर बी होगा तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। कैसे, देखो ए की पावर के बराबर 0 है तो, लेकिन ए की पावर के +1 0 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे ए बी की पावर के किया हमने निलपोटेंट चेक करने के लिए, तो ए बी के बार गुना कर दिया। अब ये ए की पावर के है, ये बी की पावर के, हमें पता है ये भी 0 ये भी 0, तो ये 0 आ गया। तो ए बी बराबर बी ए होगा, तभी होगा क्योंकि ए बी को बी ए लिखा तभी कर सकते हम, तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब हमें उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाए -a के,
माइनस ए के, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ रही हूँ पहले मैं। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर्बिट्रेरी होते हैं, ठीक है, और ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन के ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जहाँ पे के रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, अगर डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा सारे जीरो होते हैं। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप सोल्व भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन ए माइनस बी ए बी माइनस बी ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होती है। और अगला, बी ए और ए बी सिमेट्रिक होती है। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए की पावर एन बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए की पावर एन भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और एन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बस वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। आगे, ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कब, अगर ए बी और बी ए क्या हो, बराबर। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी और बी ए का ऑर्डर बराबर हो तभी होगा ऐसा। आगे, बी का ट्रांसफर ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, इफ़ ए इज सिमेट्रिक एंड बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला, इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर के इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जहाँ पे के क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, मान लीजिए इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन के ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जहाँ पे के रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी। अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, देन ए माइनस बी माइनस बी ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। आगे, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे, बी ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक कब होगी, अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एन इज पॉजिटिव ओड इंटीजर होगी, ठीक है। तो ये आपको करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। आगे, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, देन एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एन ओड है या इवन। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक होगा कब, जब एन क्या है, ओड, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब एन क्या होगा, इवन। आगे, इफ़ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ कब, जब ए बी और माइनस बी ए क्या हो, इक्वल। आगे, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स है देन बी का ट्रांसपोज ए बी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा, इफ़ ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए की पावर के सिमेट्रिक होती है कब, जब के इवन हो, के क्या हो, इवन। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब के क्या हो, ओड। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब के क्या होगा, ओड। नेक्स्ट देखिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स। मान लीजिए ए थीटा, देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ए थीटा, ए स्टार या ए एच। वो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है कि जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। अब आगे देखिए, स्क्यू हर्मिशियन में माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब ए गुना में ए का ट्रांसपोज बराबर हो, आइडेंटिटी। ए और गुना में ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो, आइडेंटिटी, तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट देखिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, याद रखना है वो प्योरली इमेजिनरी होते हैं। नेक्स्ट, एस बराबर है ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन है, ए का ट्रांसपोज गुना में ए बराबर आई है, और ए गुना में ए का ट्रांसपोज बराबर आई है, मतलब ये कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब हमें ए की कार्डिनलिटी, एस की कार्डिनलिटी बतानी है। देखिए इसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई, एन स्क्वायर, तो एन एलिमेंट को हमने लिख दिया है यहाँ पे, एन स्क्वायर एलिमेंट को लिख दिया है। अब ए का ट्रांसपोज किया, ठीक है, अब इसको आइडेंटिटी से गुना कर दिया, करा, तो हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट होंगे, देखो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास 2 की पावर n गुना में n का फैक्टोरियल, इसको हमें याद रखना है कि इसमें कितने होंगे, 2 की पावर n गुना में n का फैक्टोरियल। ओके, कितने होंगे भाई, 2 की पावर n गुना में n का फैक्टोरियल। अगला है यूनिटरी मैट्रिक्स। ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लाई की जाती है खुद के कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ, मतलब ए गुना में ए थीटा बराबर आई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स।
सम ऑफ देयर मॉड्यूलो ऑफ ईच एंट्री रो में हो या कॉलम में हो हमेशा कितना होता है 1। आगे हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड आर यूनिटरी। देखिए भाई कितनी डायगोनल मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 1 की होती है यूनिटरी होती है। देखिए भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है A11 A22 दिस वन डायगोनल पे हमें पता है इसके मोड का स्क्वायर हो जाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स और उसके कॉन्जुगेट का ये हम करते हैं इस तरीके से। अब हमें पता है ये कितनी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बहुत सारी मतलब अनकाउंटेबल होती है, बहुत सारी हो सकती है। ये कैसी होती है अनकाउंटेबल, कैसी होती है भाई अनकाउंटेबल। ओके इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या होता है ए का स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ जाए तो उसको इनवॉलंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमुटेशन मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए उसको हम परमुटेशन मैट्रिक्स का बोलते हैं अगर ये ऑब्टेन की जाए परमुटेड रो और कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। मतलब ये रो और कॉलम के द्वारा बार बार हम इसको सोल्व करके निकालते रहें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के द्वारा या यूनिट मैट्रिक्स के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं। आगे डिटरमिनेंट परमुटेशन मैट्रिक्स का हमेशा +-1 होता है और ये हमेशा नॉन सिंगुलर होते हैं, ये आपको याद रखना है। परमुटेटिव मैट्रिक्स ऑलवेज नॉन सिंगुलर और उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है +-1 के इक्वल। नेक्स्ट हमारा है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट हमें याद रखना है डिटरमिनेंट को मोड ए से या डिटरमिनेंट ए डेल या डेल एन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमिनेंट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है और एक ऑर्डर हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है पहला एलिमेंट, और 2 ऑर्डर का हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD माइनस BC करके लिखते हैं। और 3 ऑर्डर का आप सभी जानते हैं कैसे करते हैं। देखो शॉर्टकट मेथड बताते हैं हम। मान लीजिए एलिमेंट लिखने हमें A B C 3 एलिमेंट दिए होते हैं तो 2 एलिमेंट को रिपीट कर दो AB। ऐसे ही D E F और 2 एलिमेंट को रिपीट करना है DE G H I फिर GH रिपीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर वाले एलिमेंट का मल्टीपल लिखेंगे, उसमें से इधर वाले को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। देखिए जैसे AEI इसका मल्टीप्लाई कर दिया प्लस BFG मल्टीप्लाई कर दिया प्लस CDH, उसमें से क्या घटाएंगे इधर वालों को DEC AHF। ठीक है, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस मेथड का नाम है सारस मेथड। आगे है डिटरमिनेंट ऑफ इनफाइनाइट मैट्रिक्स। इनफाइनाइट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास। इनफाइनाइट मैट्रिक्स का जब भी डिटरमिनेंट निकालना हो डिटरमिनेंट ऑफ AN क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN। आगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, देखिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं मतलब उसका ट्रांसपोज कर दूं तो डिटरमिनेंट वही रहता है। इसका मतलब A और A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या रहता है सेम। अगर कोई 2 रो मैं आपस में इंटरचेंज कर देती हूँ तो डिटरमिनेंट के आगे माइनस का साइन लग जाता है। मान लीजिए A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर किया है तो A + B का डिटरमिनेंट निकालना है तो वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस डिटरमिनेंट ऑफ B। आगे A और B 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है देन AB का डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं A का डिटरमिनेंट और B का डिटरमिनेंट। नेक्स्ट इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम का डिटरमिनेंट क्या है 0, मतलब एक रो या एक कॉलम 0 हो जाता है तो पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0। अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय सेम कांस्टेंट, मतलब सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर देते हैं उसमें कोई अदर रो को तो डिटरमिनेंट क्या रहता है अनचेंज, मतलब इसमें हम रो या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं एक तरीके से। आगे इफ़ A बराबर है A B A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की देन K A का डिटरमिनेंट क्या होता है, देखियो कांस्टेंट की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ A एज इट इज रहेगा। इसमें हमें क्या करना है कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर ले रहे हैं। इफ़ एनी 2 रो ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल है, मतलब 2 रो एक जैसी हो जाए या 2 कॉलम एक जैसे हो जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0। आगे अगर हर एलिमेंट रो के या कॉलम के हम किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट को भी हमें K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। आगे ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स में। देखिए जैसे ये कर रखा है हमें, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं X Q Z R और Y P Q R। ठीक है, ऐसे सम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे लास्ट टाइम। देखिए मान लीजिए आपके डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे 1 1 है और उसके ठीक नीचे क्या है 0। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखनी है सबसे पहले। डायगोनल से पहले 1 हो बाकी सारे क्या हो 0, डायगोनल से पहले क्या हो 1 बाकी सारे क्या है 0। तो इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालने का एक शॉर्टकट है A की पावर n+1 माइनस B की पावर n+1 डिवाइड में A माइनस B, ये इसका शॉर्टकट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और हमें इसको यूज भी करना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है, अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो शॉर्टकट क्या है, देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके नीचे 1 1 है और ये अब देखो 5 को मैं 2 + 3 लिख सकती हूँ और 5 को लिखूँगी 2 × 3, मतलब ये क्या हो गया A + B
और ए बी वाली टर्म हो गई ना। तो इसको फॉर्मूला क्या लगेगा, ए की पावर n प्लस 1 माइनस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइड में ए माइनस बी। तो ए क्या है 2 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 2 माइनस 3, इसको सोल्व करके हमारा कितना आएगा 65। इसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अल्फा अल्फा बीटा बीटा बीटा, तो इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है। मान लीजिए अब इस तरह का ये अलग क्वेश्चन है, इस तरीके से मैं दे रखा है, देखो डायगोनल एलिमेंट इधर अल्फा और उधर क्या दे रखा है बीटा। तो इसमें डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर n ओड है तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर n माइनस 1 बटे में 2, n माइनस 1 बटे में 2। अगर n इवन है तो n बाई 2 हो जाता है, n अगर इवन है तो क्या हो जाता है n बाई 2, और n ओड होता है तो n माइनस 1 बटे में 2 होता है हमारा। ठीक है, अब जैसे इफ़ n बाई n मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्री आर आइदर 1 हो या माइनस 1 हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1। अगला, इफ़ n बाई n रियल मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है और n क्या है ओड, मतलब ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गई। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर n ओड है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ओड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या होता है 0। आगे फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ये अल्फा और ये क्या हो गया बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए इसमें कितनी रो है 6, तो n क्या हो गया इवन, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n बाई 2। तो अल्फा 1 है बीटा 2 है, 1 माइनस 4 कितने हो गए -3 की n कितना है 6 को 2 से भाग किया 3, तो -3 की क्यूब क्या आएगी माइनस के 27 आंसर हो जाएंगे। ओके, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा -27। ओके, इस तरीके से हमें करना है। याद रखना इधर वालों को अल्फ़ा बोलते हैं और उधर वालों को बीटा बोलते हैं। ठीक है, आगे माइनर आपको सभी को पता है MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए प्रिंसिपल माइनर द डिटरमिनेंट, ये हम निकालते हैं प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का। देखिए A11 से लेकर AK1, अगर K बराबर 1 है तो प्रिंसिपल माइनर क्या आ जाएगा A11, K बराबर 2 है तो प्रिंसिपल माइनर क्या होते हैं A11 A12 A21 A22 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होते हैं, K की वैल्यू 3 होते हैं तो 3 ऑर्डर तक लिख सकते हैं हम। आगे लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या होता है, द लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ A ऑफ ऑर्डर K इज माइनर ऑफ N ऑफ ऑर्डर K इफ़ ये डिलीट किया जाए N माइनस के रो और कॉलम को डिलीट करके निकाला जाए। अब देखिए जैसे हमें बताने हैं, जैसे A11 A33 ऑर्डर 1 के माइनर कहलाते हैं, A11 A12 और A से लेकर A13 तक ये ऑर्डर 1 के माइनर है। ऑर्डर 2 के माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो A11 A12 A21 A22, देखिए जैसे आप माइनर निकालते हैं ना सेम वही है ये। आगे देखिए को फैक्टर पता ही है -1 की पावर I प्लस J MIJ हो जाता है, और एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है को फैक्टर का ट्रांसपोज। आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। देखिए A गुना में एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A गुना में A बराबर क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ A गुना में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की, देन एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट बराबर होता है मोड A की पावर n-1। अगर 2 बार एडजॉइंट आ जाता है तो n-1 का स्क्वायर, अगर 3 बार एडजॉइंट आ गया तो n-1 की पावर 3 हो जाएगी, और k बार आ गया तो k हो जाएगी। ओके नेक्स्ट देखिए हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, हमें पता है क्या होता है ए बी और बी ए बराबर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तो बी को ए का क्या कहलाएंगे इन्वर्स। प्रॉपर्टी क्या होता है इन्वर्स की, डिटरमिनेंट ऑफ ए कभी नॉन जीरो नहीं होता। ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ए गुना में बी बराबर आइडेंटिटी आ जाता है तो बी को ए का क्या बोलेंगे हम इन्वर्स। थैंक यू वेरी मच।